हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा जो एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस ताबड़तोड़ चल रहा है वो पीवाई की सीरीज में हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 11वां प्रैक्टिस है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। अब गुजरात की बात है तो गुजरात का राजधानी क्या है आपको पता होना चाहिए। गुजरात का राजधानी हमारा कौन सा है? गांधीनगर हमारा क्या है? गुजरात की राजधानी है भैया। और इसके बाद क्या है? सबसे बड़ा गुजरात में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद शहर सबसे बड़ा शहर है। अब उसके बाद और जानिए, गुजरात में मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री कौन है भैया इस वक्त? भूपेंद्र पटेल जो कि मुख्यमंत्री है। अब गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल कौन है आपको पता होना चाहिए। आचार्य देवव्रत। ये सब आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, ये सब आपको कॉमन चीज है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय का उदाहरण है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन बी भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन सी है भारत का विधि आयोग, ऑप्शन डी भारत का निर्वाचन आयोग। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय का उदाहरण है। अब देखिए, बात आती है भारत का निर्वाचन आयोग। तो ये भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत इसको स्थापित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत इसको स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक संस्था है, इसको कहा गया है अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक है। अब ये भारत जो निर्वाचन आयोग कहाँ पे भाग लेता है, कहाँ पे इसका रोल रहता है? तो देखिए, इसका तो रोल कहाँ पे रहता है। इसका रोल देखिए, बता दें आपको कहाँ पे रोल रहता है, इसको भी आप लोग जान लीजिए। इसका रोल होता है लोकसभा चुनाव में, और कौन सा? राज्यसभा का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के चुनाव में, और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में, विधानसभाओं की चुनाव में। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के भी चुनाव में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी इसका महत्व होता है। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि निर्वाचन आयोग कहाँ पे रोल होता है, इतना आपको इम्पोर्टेंट है। अब किस अनुच्छेद के तहत? 324 अनुच्छेद के तहत इनको एक संवैधानिक संस्था बनाया गया। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में आदव अर्जुन को डैश फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है वॉलीबॉल, ऑप्शन सी है बेसबॉल, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बास्केटबॉल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। इसका स्थापना कब हुआ था? किसका स्थापना का? फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, इसको आप जान लीजिए। तो स्थापना हुआ था 1950 में, इसकी स्थापना हुआ था 1950 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है?
इसका मुख्यालय है भैया, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। और उसके बाद इसका अभी अध्यक्ष कौन है? अभी अध्यक्ष किसको बनाया गया? आदव अर्जुन जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इतना आपने समझ गए। अच्छा, इसके बाद आप एक और भी चीज जान जाइए। इतना आपको जानने के बाद आपको और भी चीज जानना आपको जरूरी है। इतना आपने जान लिया, अब देखिए BAI का भी आप जान जाइए। इसका भारतीय बैडमिंटन संघ, इसका फुल फॉर्म नाम क्या आता है? भारतीय बैडमिंटन संघ। इसका स्थापना कब हुआ था? 1934 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? इसका 1934 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे था? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका अध्यक्ष कौन है? हिमंत बिस्व शर्मा, हिमंत बिस्व शर्मा इनका क्या है? भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष है। आप चलिए इतना आपने समझ गए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए हम आपको एक और संघ के बारे में बता देता हूं। अब देखिए इसके बाद आपका कौन सा संघ आता है? VFI। तो VFI का फुल फॉर्म नाम क्या है? भारतीय वॉलीबॉल संघ, महासंघ बोलेंगे। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1951 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? चेन्नई में इसका मुख्यालय है। और इसका अध्यक्ष जो है अच्युत सामंत जी को इसका अध्यक्ष है। कौन है? अच्युत सामंत। ठीक है, इतना आपको जानना जरूरी है। ये आपको स्थापना समझ आए 1951 में BFI यानी कि आप कह सकते हैं भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना 1951 में हुआ था। इसका मुख्यालय चेन्नई है और इसके अध्यक्ष कौन है? अच्युत सामंत। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम और क्या बताने जा रहे हैं? अब आपको बता दें कि बेसबॉल, हमने आपको बताया, वॉलीबॉल बता दिया, अब हमको बेसबॉल भी बता, बास्केटबॉल भी बता दिया, बैडमिंटन भी आपको बता दिया। तो अब हमको लास्ट क्या है? बास्केटबॉल के बारे में जानना है, बेसबॉल के बारे में जानना है। तो इसको हम लोग रेस करते हैं। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। जब भी आप लोग पढ़ाई करिएगा तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम के लिए जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय बेसबॉल महासंघ क्या है? भारतीय बेसबॉल महासंघ, बेसबॉल महासंघ की स्थापना कब हुआ था? महासंघ की स्थापना हुआ था 1983 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। अच्छा, मुख्यालय इतना समझ में आया। और इसके बाद इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष आप बता देंगे। अध्यक्ष है पंकज लुम्बा। कौन है? पंकज लुम्बा। तो आप लोग इतना ढेर सारे पढ़ लीजिए, इसको कॉपी में नोट डाउन करिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1950 में और 1960 के दशक के दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को हरित क्रांति कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इसका जो करेक्ट आंसर है फिलीपींस, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्प में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार है, हिमाचल प्रदेश है कि बिहार है कि असम है कि अरुणाचल प्रदेश है? तो बिहार जो कि राज्य सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है। ठीक है, क्या है? सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये 2011 की जनगणना कर रही है। ठीक है, ये अपने दिल पे मत लीजिएगा, जितने भी बिहार के लोग हैं लोग दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि ये 2011 की जनगणना के अनुसार कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद जान लीजिए बिहार में साक्षरता दर कितना है?
63.8 एक मिनट आप ये क्या हो गया है? रुक जाइए, आप लोग को जल्दी से जल्दी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से रुकिए, फटाक से मैं आपको बता दूँ। साक्षरता दर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट हमको जरूर बताइए। कमेंट में आप लोग हमको बता सकते हैं साक्षरता दर क्या है। देखिए, इसका साक्षरता दर है 63.82%। 82% क्या है? साक्षरता दर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। राष्ट्रीय औसत कितना होना चाहिए? 74.04% से काफ़ी कम है। ठीक है, ये क्या है? कम है। इतना अगर होता तो समझ में माना जाता कि हाँ यहाँ पे एक एवरेज में साक्षर लोग हैं, पर बहुत कम है इससे। तो ठीक है, चलिए। अच्छा, 2011 की जनगणना क्या? आप पूछेंगे सर सबसे ज़्यादा पढ़ाकू राज्य कौन सा, मतलब साक्षरता में सबसे ज़्यादा कौन है कहेंगे राज्य? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, इसको हम पहले रेज कर दें। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे कितना परसेंट है? 82.8% है। ये आपका राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा क्या है आपका साक्षरता दर है। ठीक है, इतना समझ लिया। और इतना जान लीजिए, असम में कितना है साक्षरता दर? असम, ये बता दिए असम में साक्षरता दर कितना है, आप ये भी जान लीजिए। यहाँ पे है असम का है 72.19%। ठीक है, 72.19%। और अरुणाचल प्रदेश का साक्षरता दर कितना है? 65.38%। ये देखिए, आपको मैंने सबका बता दिया। बिहार का आपको 63.4% आपको मैंने बता दिया, 82% बताया। और हिमाचल प्रदेश का कितना? 82.8% हो गया। असम का कितना है? 72.19% हो गया। और अरुणाचल प्रदेश का कितना है साक्षरता दर? 65.38%। अच्छा, इन लोग को एक क्राइटेरिया दिया गया है कि कितना क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया जो है इन लोग को पास करने का क्राइटेरिया दिया गया है। अगर जो जिस राज्य में 74.4% से अगर ऊपर चला जाता है 1% भी, वो क्या होगा? वहाँ पे साक्षरता दर माना जाएगा कि हाँ यहाँ का साक्षरता दर सही, ठीक ठाक है, अच्छा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति और 2 सदन, केवल 2 सदन, केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी है विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों सदन, यानी कि राष्ट्रपति और 2 सदन। राज्यसभा 2 सदन कौन से होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 सदन होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, इसमें से करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड आपको वीडियो को देखना है तो आप लोग जल्दी ही आपको चैप्टर वाइज क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म खेल व्यक्तित्व डैश खेल से सम्मिलित है? ऑप्शन पहला है स्मृति मंधाना हॉकी से है, ज्योति यादजी क्रिकेट से है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा इसको हम लोग देखना है। केवल फर्स्ट वाला सही है या केवल सेकंड सही है? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ऑप्शन डी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही थे। इसका जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, जो कि सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया है बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, आपको नोटिफिकेशन सीधे सीधे आपके मोबाइल पर मिलता रहे। दोस्तों, आपको SSC GD का ये 2024 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ये ऑफिशियल वेबसाइट से आपका क्वेश्चन लिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं।
पूरा का पूरा क्वेश्चन मिला सकते हैं। उसी तरीके 2024 का 2023, 2022, 21 पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व कराए जाएंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कहावत कहा गया है कि आपको पढ़ने से ज़्यादा क्या होता है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पढ़ क्या रहे हैं ये मायने रहता है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? बाजरे का आयात बढ़ाना, ऑप्शन डी पर्यावरण स्थिरता पहल, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, पोषण सुरक्षा के लिए बाजरे आधारित खाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक, जिन्हें अक्सर मेवाती मास्टर के रूप में जाना जाता है, ख्याल गायन में अपनी महारत और रागों के प्रति अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन ए पंडित जसराज, ऑप्शन डी हरित प्रसाद चौरसिया, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जसराज, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घाट में कमी के बारे में निम्नलिखित पढ़ें। ऑप्शन ए सरकार घाटा कारों में वृद्धि या व्यय में कमी से कमी किया जा सकता है। ऑप्शन बी, भारत में सरकार प्रत्यक्ष करों या करों पर अधिक निर्भरता के साथ कर राजस्व बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वे सभी आय समूह को समान रूप से प्रभावित करते हैं। सही कथनों की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए ना तो ए और ना ही बी, ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केवल बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में त्रिशूरपुरम नामक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव मनाया जाता है, जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है केरल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इतना हम लोग ने समझ लिया और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अब जानिए कर्नाटक। कर्नाटक का राजधानी कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक का राजधानी आपका बेंगलुरु है। कहाँ पे है? बेंगलुरु है, ठीक है। और इसके बाद कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है। और केरल का राजधानी कहाँ पे है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए केरल का राजधानी कहाँ है। तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम। कौन सा भाषा बोला जाता है? मलयालम भाषा बोला जाता है, ठीक है। और एक चीज और जान लिए, ओडिशा का राजधानी क्या है? ओडिशा का राजधानी कौन सा भैया? ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ का आधिकारिक भाषा क्या है? ओडिशा है, ओडिया, मतलब ओडिया भाषा है। और तमिलनाडु का कौन सा? तमिलनाडु का कौन सा है? चेन्नई है, चेन्नई। और यहाँ का जानिए यहाँ का आधिकारिक भाषा कौन सा है? यहाँ का आधिकारिक भाषा आपका हो जाएगा तमिल। तमिल क्या है? यहाँ का आधिकारिक भाषा है। तो आपको इतना चीज को ध्यान में रखने हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजधानी प्राप्तियों के बारे में निम्नलिखित पढ़ें। ऑप्शन ए सरकार की सभी प्राप्तियां जो दानेदारी बताती है या वित्तीय संपत्तियों को कम करती है, उन्हें राजधानी प्राप्तियां कहा जाता है। ऑप्शन बी है राजधानी प्राप्तियों की मुख्य मदे सरकार द्वारा जनता से उठाए गए ऋण है, जिन्हें बाजार उधार कहा जाता है। सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से उधार लेना, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली। सही कथनों का पहचान कीजिए। ऑप्शन ए केवल बी, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए केवल बी, ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी ना तो ए और ना बी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
डोबे डोबे राइनर के त्रिकोण में कितने त्रिकोण का उल्लेख किया गया था? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में बने उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी के नाम बताइए जिसके नाम पर एक स्टेडियम बना है। ऑप्शन ए धनराज पिल्ले, ऑप्शन बी सरदार सिंह, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी बलबीर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर मेजर ध्यानचंद। अच्छा, मेजर ध्यानचंद कहाँ के रहने वाले थे? ये यूपी के रहने वाले थे। मेजर ध्यानचंद जी कहाँ के रहने वाले थे? यूपी के रहने वाले थे। और मेजर ध्यानचंद जी यूपी के किस जिले के रहने वाले थे? ये यूपी के प्रयागराज जिले के रहने वाले थे दोस्तों। तो इतना आपको ध्यान में रखने हैं, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिद्धा नृत्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पंजाब, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में कौन जानते हैं और बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। डैश शहर खादिर बेट, जिसे बेटे भी कहा जाता है, में कच्छ केरल में स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? धोलावीरा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आपको आया धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे स्थलों में से एक है, सबसे बड़े स्थलों में से एक है दोस्तों। इसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। और आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे, लोथल भारत को वर्तमान जिला गुजरात राज्य में स्थित है, ये भी आपको समझना है। और हड़प्पा, यह सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे जाने वाला पहले स्थानों में से एक है हड़प्पा, समझे? हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, या सिंधु सभ्यता बोलते हैं, या हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, बात एक ही है। और सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे जाने से पहले इस किससे खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है दोस्तों। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और इसके बाद मोहनजोदड़ो, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। मोहनजोदड़ो भी वर्तमान सिंध में के पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है मेरे भाई। इसको भी आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और लोथर भी आपको मैंने समझा दिया। लोथर कहाँ पे स्थित है? लोथर गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथर आपको कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और इसके बाद धोलावीरा आपका कहाँ स्थित है? आप हमको कमेंट करके बताइएगा धोलावीरा कहाँ पे स्थित है। धोलावीरा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में, जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सब को आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 तक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक का कौन सा नृत्य रूप बड़े ढोलों के पुरुषों के गले में लटकाकर किया जाता है और जो अपने धार्मिक और युद्ध के उत्साह के लिए जाना जाता है? घोड़े मोंदनी, ऑप्शन बी कुम्मी, ऑप्शन सी डांडिया, ऑप्शन डी है डोलकुनिथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी डोलू कुनोथा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा खेल मोहम्मद दास द्वारा खेला जाता है? ऑप्शन पहला है टेबल टेनिस, दूसरा है हॉकी, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है बैडमिंटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट टेबल टेनिस, जो कि राइट आंसर है। दोस्तों अब हम देते हैं अपनी वाणी की यहीं पे विराम। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैनल है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे जितने भी क्वेश्चन